संस्कार और संस्कृति के लिए सुप्रसिद्ध भारत विश्व धर्म परिषद में आप सभी का स्वागत करता है। हमारा विश्व पिछले 3 वर्षों से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आज हम वैश्विक मंच से मिलकर के सभी के स्वास्थ्य की भावना करते हैं। आज विश्व धर्म परिषद में हमारा विषय है वैश्विक नैतिकता। वैश्वीकरण के इस दौर में सारा विश्व सिमट करके एक परिवार बन गया है और वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें ऐसी नीतियों को जानना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक प्राणी का हित हो। समय समय पर हमारे भगवंतों ने, धर्मगुरुओं ने और दार्शनिकों ने विश्व के लिए शांति के सूत्रों का प्रतिपादन किया है। हजारों वर्ष पहले भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे कालजयी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यदि विश्व इन सिद्धांतों का पालन करेगा तो विश्व की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में भगवान महावीर के प्रतिरूप है निर्ग्रंथ दिगंबर जैनाचार्य राष्ट्र संत विद्यासागर जी महाराज। उनकी चर्या में प्राणी मात्र का हित है। जन जन की पीड़ा को दूर करना उनकी भावना है। युग को प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना एवं मानव को अपने कर्तव्य के प्रति जागृत कराना उनका उपदेश है। उन्हीं के उपदेशामृत से उद्घाटित, जिसमें विश्व हित के सारे फलक समाहित है, ऐसे 7 लक्ष्य उभर कर सामने आए हैं। वो हैं स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और अंत में स्वस्थ चेतन। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण होता है। आज इन 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम नीतियों का निर्धारण करेंगे और इसके प्रायोगिक रूप की चर्चा हम विश्व धर्म सम्मेलन में करेंगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के शिक्षा दर्शन का प्रायोगिक रूप है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ और इस शिक्षण संस्थान की विदुषी शिक्षिकाएं आज हमारे साथ है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आइए मैं सर्वप्रथम सबसे आपका परिचय करवाना चाहूँगी। मैं प्रीति जैन जबलपुर मध्य प्रदेश प्रतिभा स्थली में कार्यरत हूँ। आप है रूपाली दीदी जो इंदौर प्रतिभा स्थली में प्राचार्य के पद पर आसीन है। जय जिनेंद्र। आप है ज्योति दीदी जो छत्तीसगढ़ प्रतिभा स्थली में अपने कर्तव्य निभा रही हैं। आप है समीक्षा दीदी जो उत्तर प्रदेश प्रतिभा स्थली में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जय जिनेंद्र। और आप है दीपिका दीदी जो महाराष्ट्र प्रतिभा स्थली में सेवारत है। जय जिनेंद्र। आइए प्रारंभ करते हैं इस परिचर्चा को। स्वास्थ्य लाभ की आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होने पर भी साइंस डेली पत्रिका के अनुसार विश्व के 95% लोग कोई न कोई रोग से पीड़ित हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व का सबसे ज़्यादा खर्चा स्वास्थ्य पर ही होता है। अतः आइए आज सर्वप्रथम हम स्वस्थ तन को प्राप्त करने के लिए कौन से नैतिक मूल्यों का निर्धारण करना है उस विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ है रूपाली दीदी। जिनेंद्र दीदी। वैश्विक स्तर पर मूल्यों का निर्धारण करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वस्थ तन क्या है। आज प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि रोग नहीं होना ही स्वस्थता है, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। स्वस्थ तन तो वह है जो निरोगी तो हो ही, उसके साथ साथ जिसमें स्फूर्ति हो, जिसमें रोगों से लड़ने की ताकत हो और जिसमें श्रम करने की क्षमता भी हो, उसी को हम स्वस्थ तन कहेंगे। दीदी, व्यक्तिगत स्तर पर
तन को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन से सिद्धांत बनाने चाहिए? स्वस्थ तन प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है शुद्ध सात्विक स्वास्थ्यवर्धक भोजन। आज बाजार में कई उत्पाद भोजन और नाश्ते के रूप में कदम कदम पर उपलब्ध हैं, लेकिन क्या वे शुद्ध हैं? क्या वे स्वास्थ्यवर्धक हैं? क्या वे शुद्ध संतुलित सात्विक भोजन की श्रेणी में आ सकते हैं? आज फास्ट फूड के रूप में प्रचलित व्यंजन हमें स्वाद तो देते हैं, लेकिन वे फास्ट फूड के साथ साथ फास्ट डेथ का भी कारण है। फास्ट फूड तो आज जीवन का अहम हिस्सा बन गया है और आप कह रहे हैं फास्ट फूड से फास्ट डेथ। क्या इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल। फास्ट फूड और प्रिजर्व्ड फूड के उपयोग से व्यक्ति मोटापे से ग्रसित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की लगभग 40% जनता मोटापे की बीमारी से ग्रसित है। यह रोग कई बीमारियों का कारण है, जैसे कि हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, मधुमेह इत्यादि। यदि तन को स्वस्थ बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है शुद्ध सात्विक संतुलित आहार। मनुष्य का शरीर और उसकी आंतें और उसके शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स शाकाहारी भोजन को पचाने में समर्थ होते हैं। मांसाहारी भोजन सुपाच्य नहीं होता है और वह तामसिकता को भी बढ़ाता है, और उसको बनाने में जिन जीवों का घात किया जाता है उन जीवों से निकलने वाली इंटेंस पेन वेव सारे वातावरण को असंतुलित बनाती है। इससे भूकंप आने तक की भी संभावना होती है। यदि उन प्राणियों में कोई रोग हो तो वह रोग भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अपने आहार के लिए किसी जीव का घात करना वैश्विक नैतिकता सिद्धांत के अनुकूल कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो स्वस्थ तन को प्राप्त करने के लिए नैतिकता का प्रथम सिद्धांत होना चाहिए सात्विक संतुलित स्वास्थ्यवर्धक शाकाहारी आहार। आपकी बातों से मुझे विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों की याद आ गई, जैसे पाइथागोरस, न्यूटन, लियोनार्डो डा विंसी, जॉर्ज बर्नार्ड शो, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये सभी पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और इन्होंने अपनी शाकाहारी जीवन शैली से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। बिल्कुल, मनुष्यों के अलावा कई ऐसे वन्य पशु भी हैं जो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और वे बलशाली भी होते हैं। यह तो थी आहार संबंधी बात। अब मैं आपका ध्यान आज चारों ओर फैल रहे नशीले पदार्थों के प्रचलन की ओर दिलाना चाहूंगी, क्योंकि यह पदार्थ कैंसर जैसी बीमारी के भी कारण हैं। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के लगभग 2% जनता ड्रग सेवन में लिप्त है और इस आदत से ग्रसित होकर वे अपने तन मन धन को खोते जा रहे हैं। यह बहुत दुखद और चिंताजनक आंकड़े आपने विश्व के सामने रख करके विश्व को जागरूक किया है। एक समस्या और हमारे सामने आ रही है। जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है तो वो चिकित्सा लेता है और दवाइयाँ लेता है। दवाइयों से वो रोग से तो बच जाता है, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से वो जीवन भर परेशान होता रहता है। तो क्या इसके लिए किसी नैतिक मूल्य के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है, इसके लिए मूल्यों की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों की शरण में जाना होगा। ये औषधियाँ रोग को जड़ से मिटाने में समर्थ होती हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन औषधियों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र संचालित हो रहा है। हाल ही में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित यहाँ पर बनने वाला काढ़ा कोरोना महामारी के उपचार में कारगर सिद्ध हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हमने संतुलित आहार के बारे में तो सुना है, लेकिन संतुलित जीवन शैली से आपका क्या तात्पर्य है? संतुलित जीवन शैली से मेरा तात्पर्य है
प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम, योग, ध्यान इत्यादि करना, शुद्ध सात्विक स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना, नियमित श्रम करना और अनुचित लैंगिक संसर्गों से दूर रहना, तभी हम संतुलित जीवन शैली के द्वारा स्वस्थ तन को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। धन्यवाद दीदी। तन को स्वस्थ रखने के तरीके हमने सीखे। अब चलते हैं मन की ओर। आज भौतिकवादी युग में व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी उसका मन अवसाद में डूबा हुआ है। इसका कारण जानने के लिए चलते हैं ज्योति दीदी के पास। आज व्यक्ति का मन अवसाद में डूबा हुआ है। इसका कारण है अनियंत्रित मन। बाहर के सुख सुविधाओं को तो खरीदा जा सकता है, पर मन की शांति और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसके लिए मन को बचपन से ही एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दीदी, हमने कई अलग अलग प्रशिक्षणों के बारे में सुना है, लेकिन क्या मन का भी प्रशिक्षण हो सकता है? जी दीदी, मन का भी प्रशिक्षण होता है। मन का प्रशिक्षण होता है सकारात्मक सोच का। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच को रखता है वह जटिल और कठिन परिस्थितियों से सहज ही बाहर आ जाता है। पर हम देखते हैं कि जिनके पास नकारात्मकता होती है, सकारात्मक सोच नहीं होती है, उनके आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। उनके आसपास की सारी परिस्थितियां नकारात्मक हो जाती हैं और तो और उनका तन भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिका का एक शोध, जिसमें एक कैदी को फांसी की सज़ा होती है और वैज्ञानिक तय करते हैं कि इसकी मृत्यु फांसी से नहीं, एक सांप के डसने से होगी। और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी मृत्यु फांसी से नहीं, एक सांप के डसने से होगी। और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक सांप दिखाया जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे 2 पिन चुभोई जाती हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसके पोस्टमार्टम में उसके शरीर से वही जहर निकला जो उस सांप के शरीर में था। उस व्यक्ति ने अपने शरीर में अपनी नकारात्मक सोच से उस जहर का निर्माण कर लिया जो उसके शरीर में था ही नहीं। ये नकारात्मक सोच का प्रभाव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा मन सोचता है वैसा ही होने लगता है। आज हम देखते हैं कि इस मन पर सबसे पहला प्रभाव वातावरण का पड़ता है। एक सफ़ेद बल्ब पर यदि हरे रंग का कागज़ लगा दिया जाए तो उससे निकलने वाला प्रकाश भी हरा हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मन पर वातावरण का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आए हैं कि 2 तोते होते हैं। एक तोता सत्संगति में रहने से, साधुओं की संगति में रहने से वेद और ऋचाओं का पाठ करना सीख जाता है, और एक तोता लुटेरों की संगति में रहने से अपशब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। यहाँ हमने देखा कि संगति और वातावरण का सीधा सीधा प्रभाव उसके मन पर पड़ा। यदि हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना होगा। पर हम देखते हैं आज मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव, वैश्विक बाजार और विज्ञापनों की भरमार ने लोगों को प्रभावित कर लिया है। आज छोटे छोटे बच्चे भी वस्तु स्थिति से अपरिचित होकर प्रदर्शन, प्रलोभन और प्रतिस्पर्धा में आकर अपराधों से लिप्त हो रहे हैं। और तो और उच्च शिक्षा प्राप्त नवयुवक भी बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। साइबर क्राइम जैसे अपराधों के पीछे बड़े बड़े IITians का मस्तिष्क काम करता है। यह सब प्रज्ञा अपराध है। हत्या, चोरी, डकैती ऐसी कई आपराधिक प्रवृत्तियों से तो हम परिचित हैं, लेकिन प्रज्ञा अपराध से आपका क्या तात्पर्य है? प्रज्ञा अपराध से तात्पर्य है बुद्धि का दुरुपयोग करना। जब व्यक्ति को ना सोचने योग्य बात को भी बार बार सोचता है, इससे वह अवसाद से ग्रसित हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। यह प्रज्ञा अपराध है। आज विश्व की 265 करोड़ जनता उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अवसाद और तनाव से ग्रसित है। यह सब प्रज्ञा अपराध है। आज हम देखते हैं
अपनी इच्छित पद या वस्तु प्राप्त न करने के कारण लोग आत्मघात कर लेते हैं। यह भी प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से स्वीकार न करने के कारण होता है। यह अपराध के बारे में तो हमने समझा, लेकिन इससे बचने के उपाय भी दीदी आप बताइए। इससे बचने के उपाय हैं, सबसे पहले हम अपनी युवा पीढ़ी को मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखें। बचपन से ही बच्चों को सच्चरित्र की शिक्षा प्रदान की जाए। इनमें क्रोध, अभिमान, लोभ जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने की शिक्षा दी जाए। साथ ही इनके आसपास रहने वाले लोगों का चरित्र भी उच्च हो एवं इनको बचपन से प्रेम, वात्सल्य, करुणा, संतोष और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों का विकास किया जाए, क्योंकि ये गुण ही संघर्ष के समय में जीवन जीने का सहारा बनते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है दीदी, हित का सृजन और अहित का विसर्जन करने वाली शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि हित और अहित का विवेक रखने वाला संयमित मन ही स्वस्थ मन बन सकता है। धन्यवाद। दीदी, प्रज्ञा अपराध जैसे गहन विषय पर प्रकाश डाल करके आपने विश्व में व्याप्त अंधेरों को दूर करने के लिए नई राह प्रदान की है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के बाद अब बारी है स्वस्थ वचन की। संचार माध्यम के इस दौर में कब बोले, कितना बोले, कैसे बोले, इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे सहयोगी है ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी। जय जिनेंद्र। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे वचन, हमारी भाषा हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होती है। इस धरातल पे सभी पशु पक्षी, जीव जंतु किसी न किसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को या भावों को व्यक्त करते हैं। कभी वह शारीरिक संकेत होते हैं तो कभी ध्वनि के रूप में। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो शब्द रूपी ध्वनि मूलक भाषा का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। बालक माँ के वचनों से परिचित होता है। उसकी भाषा उसको जन्म से ही सुनने और समझने को मिलती है और यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। माँ का दूध बालक को पचने में अत्यंत गुणकारी एवं आसान होता है। ठीक वैसे ही मातृभाषा में दिए गए संकेतों को बड़ी सरलता से आत्मसात करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ क्रोधित होकर कठोर वचनों का प्रयोग भी करती है, किंतु उसका बालक उससे दूर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है इसी में उसका हित है। माँ के वचन कभी अहितकारी नहीं होते, निरर्थक नहीं होते और इन्हीं सभी तत्वों से युक्त वचन ही स्वस्थ वचन कहलाते हैं। दीदी, आप मातृभाषा की बात कर रही हैं, लेकिन आज बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार के युग में अन्य भाषा का शिक्षण आवश्यक हो गया है। बच्चों को अपनी भाषा से दूर विदेशी भाषा के संपर्क में रहना पड़ रहा है। यह सब ठीक नहीं है। व्यापार या वैचारिक आदान प्रदान के लिए विदेशी भाषा को सीखना एवं समझना अलग बात है, किंतु शिक्षा का माध्यम ही विदेशी भाषा बना लेना अस्वस्थता की निशानी है। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा से दूर होकर अपनी संस्कृति, अपने आचार विचार से अपरिचित रह जाती है, क्योंकि भाषा ही तो संस्कृति की सवायिका है। छोटे छोटे बालकों पर विदेशी भाषा के शिक्षण का अनावश्यक बोझ लाद देने से उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। अपने विचारों के अभिव्यक्तिकरण के अभाव में वे असफल रह जाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक इसीलिए बन पाया क्योंकि मेरा विद्यालयीन शिक्षण अपनी मातृभाषा में हुआ है। आज विश्व के सभी विकसित देश जर्मनी, चीन, रूस के संपूर्ण प्रयोग के बल पर ही समृद्ध एवं विकसित हुए हैं। आज भारत की धरातल पर भारतीय संस्कृति का परिचायक गुरुकुल पद्धति पर आधारित एक शिक्षण संस्थान है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, जहाँ शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी है।
आज जहाँ से छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर प्रतिभा संपन्न बनकर समाज के अनेक उच्च पदों पर आसीन हैं। इस वैश्विक नैतिक मंच के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगी कि हमें वैश्विक स्तर पर सभी देशों में अध्ययन एवं अध्यापन के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जोर देकर कह रही हूँ कि हमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाना चाहिए और यह कदम हमें शीघ्र ही उठा लेना चाहिए, क्योंकि भाषा शास्त्रियों का मानना है 21वीं सदी के अंत तक विश्व की 6000 भाषाओं में से 90% भाषाएं लुप्त हो सकती है। अगर हमने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया एवं भाषा के संरक्षण में प्रयोग नहीं किए गए तो हमें आज उसी तरह पछताना पड़ेगा जैसे डायनासोर या अन्य जीव जंतु की प्रजातियां लुप्त होने पर पछताना पड़ रहा है। दीदी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वस्थ वचनों में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। भारतीय ऋषि मुनियों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात प्रियम असत्यम, अर्थात हम सत्य बोले, प्रिय बोले, किंतु कठोरता से कहा गया हुआ सत्य भी असत्य की कोटि में आता है। अतः स्वस्थ वचन वे ही कहलाते हैं जो हित, मित और प्रिय हो। अभी ज्योति दीदी ने स्वस्थ मन के बारे में हमें समझाया। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ वचनों का सृजन होता है। कभी कभी किसी के हित में हमें कठोर वचनों का प्रयोग करना भी पड़े तो शुगर कोटेड गोली की तरह उसे मधुर वचनों से जोड़ दे ताकि हमारे कड़वे वचन मधुर लगे। हमें अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे संयत वचन ही विज्ञता की निशानी होते हैं। शब्द में एक शक्ति होती है। कभी वह कमान से निकले तीर की तरह किसी के हृदय का भेदन करती है तो कभी किसी उदास के जीवन में जीने की चाह भर सकते हैं। इसीलिए हमें सार्थक बोलना चाहिए। और संत शिरोमणि पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी का कहना है, सार्थक बोलो, व्यर्थ नहीं, साधना सो छोटी नहीं। और निरर्थक बोलने में हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। मैंने भी सुना है एक शब्द के बोलने में 6 से 7 कैलोरी का व्यय होता है और 1 घंटा बोलना 6 घंटे के चलने के बराबर होता है। इसीलिए व्यर्थ बोलकर हमें अपनी शक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए। जब आप यह समझ चुके कि बोलने में हमारी शक्ति खर्च होती है तो मैं आपका ध्यान मौन रहने की साधना पर भी दिलाना चाहूँगी। कभी कभी हमारा मौन रहना भी वरदान सिद्ध होता है। निरर्थक बोलने वालों का स्थान घुंघरुओं की तरह पैरों में होता है एवं सार्थक और कम बोलने वालों का स्थान मुकुट की तरह ऊपर होता है। मौन से स्वसंवाद स्थापित होता है, हमारी आंतरिक शक्तियाँ उद्घाटित होने लगती है। अतः मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे वचन आदेश परक नहीं, अनुरोध परक हो। हमारे वचन अपमानजनक नहीं, सम्मानजनक हो। हमारे वचन आलोचना परक नहीं, अच्छाई परक हो। हमारे वचन अभिशाप परक नहीं, क्षमा मूलक हो। हमारे वचन दिलों को तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले हो। सत्य हो, सार्थक हो, संयमित हो। धन्यवाद। स्वस्थ तन, मन और वचन पर विस्तृत चर्चा करने के बाद अब बारी है स्वस्थ धन की। विश्व में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और सुख सामग्री की प्राप्ति का साधन है धन। इसीलिए धन आज प्रथम आवश्यकता बन गया है। लेकिन हम देखते हैं विश्व में चारों ओर धन के कारण ही चोरी, तस्करी, लूटपाट, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं फैल गई है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आइए चलते हैं दीपिका दीदी के पास। जय जिनेंद्र। दीदी, आप बताइए कि कौन सा धन सुख का साधन है? स्वस्थ धन ही सुख का कारण है। जो धन न्याय नीति से, श्रम पूर्वक और सबके
सुख को ध्यान में रखकर अर्जित किया जाए वही धन स्वस्थ धन है और यही धन सुख और समृद्धि भी लाता है। दीदी, अभी आपने बताया कि धन श्रम से उपार्जित करना चाहिए, लेकिन आज मशीनीकरण के युग में, कंप्यूटर के युग में एक बटन दबाते ही मिल और कारखानों में टनों का उत्पादन हो जाता है, तो फिर श्रम की बात कैसे समझ पाएंगे? यही तो बेरोजगारी, गरीबी और मंदी का कारण है। इन मशीनों के आने से हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ, साथ ही साथ लोगों से उनके काम छिन गए, इसीलिए लोग आलसी व रुग्ण हो गए। तो फिर अर्थ उपार्जन का साधन क्या होना चाहिए? आज विश्व के विकसित देशों के पास इन मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध हैं, साथ ही साथ इनकी जनसंख्या भी सीमित है। मशीनों का निर्माण कर उत्पादों को वैश्विक बाजारों में इनके द्वारा भर दिया जाता है और गरीब देश इनको खरीद कर और गरीब होते जाते हैं और उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। अतः आवश्यकता है वैश्विक नैतिक सिद्धांतों को बनाने की, जिसके तहत हस्तशिल्प, हथकरघा, हस्तकौशल जैसे जीविका उपार्जन के साधनों को बढ़ावा मिले। मशीनों से प्राप्त उत्पादों को प्रयोग में कम लाया जाए, तभी जाकर हम ऊर्जा के संकट से भी बच सकते हैं एवं गरीब और अमीर के बीच की दूरी भी कम होगी। दीदी, क्या कोई देश केवल हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि पर निर्भर होकर खुद को समृद्धशाली बना सकता है? क्यों नहीं? इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं आप सबका ध्यान आज से 250 से 300 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के इतिहास की ओर ले जाना चाहूँगी, जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता था। यहाँ का वैश्विक उत्पादन 40% था, वहीं अगर निर्यात के आंकड़ों को देखा जाए तो 27% निर्यात भारत से ही होता था और यहाँ कोई बेरोजगार नहीं था। सभी हस्तशिल्प, हस्तकौशल, कृषि और पशुपालन जैसी कलाओं से अपना जीवन यापन करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और दान भी देते थे। आज बहुत आवश्यकता है ऐसे सिद्धांतों को बनाने की जिससे स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिले, साथ ही विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैश्विक धन अर्थकोष से दान दिया जाना चाहिए। आप ध्यान देंगे, मैंने दान देने को कहा है, कर्ज देने को नहीं। अंत में आपने 2 बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाया, एक था दान और दूसरा कर्ज। मैं चाहूँगी इस विषय को आप और स्पष्ट करें। आचार्य भगवान का कहना है, संग्रह नहीं वितरण हो, यही लोकतंत्र। भारत में दान का बहुत महत्व रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में अर्जित धन को 4 प्रकार से वितरण करने के लिए सलाह दी गई है। पहला 25% स्वयं और परिवार के लिए, अगला 25% शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, अगला 25% देश के विकास के लिए और चौथा 25% भविष्य निधि के रूप में सुरक्षित करने की सलाह दी गई है। और यही भविष्य निधि आगे चलकर देश, विश्व, समाज और स्वयं के संकट से बचने के लिए लाभकारी होती है। और यही थी उदारीकरण की नीति, पर आज तो उदारीकरण है, उदारीकरण नहीं। दीदी, आप दान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं व्यक्ति वर्तमान की आवश्यकता को ही पूर्ण नहीं कर पाता और उसे पूरा करने के लिए वह लोन लेता है और लोन को पूरा करते करते उसका जीवन ही पूरा हो जाता है। फिर दान कैसे संभव है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आपने कहा वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। ज़रा गौर करके देखिए, हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती या इच्छाओं की। इच्छाएं तो अंतहीन हैं और मानव जीवन की आवश्यकताएं बहुत सीमित हैं। आज दूसरों के देखा देखी और प्रदर्शन के कारण व्यक्ति अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ रहा है और यह एक ऐसी आग है जिसे जितना बुझाएंगे उतना ये बढ़ती जाएगी। शायद इसे ही तृष्णा की आग कहते होंगे। तो इस तृष्णा की आग को बुझाने के क्या उपाय है? उपाय है संतोष, सही और गलत, आवश्यक अनावश्यक इच्छाओं में अंतर।
और अपव्यय से बचना। आज अर्जित धन का सदुपयोग कम ही हो पाता है, वरन मनोरंजन के नाम पे उसका अपव्यय बहुत है। इसके लिए आवश्यकता है कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांतों को बनाने की जिससे कि धन का अपव्यय कम हो सके। साथ ही साथ हमारे शिक्षण संस्थानों में सीमित और संतुलित एवं संतोषजनक जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण एवं जीवन दर्शन बच्चों को दिया जाए एवं विद्यार्थियों को ये सिखाया जाए कि वह अपना जीवन संतोषपूर्वक जिए, तब ही जाके स्वस्थ धन की संकल्पना पूर्ण हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। धन्यवाद। आपका कहना बिल्कुल सही है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन आज संतोष के अभाव में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मानव प्राकृतिक संपदाओं का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिसके कारण हमारा वातावरण जहरीली वायु से विषाक्त हो गया है। तो पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए आइए चर्चा करते हैं समीक्षा दीदी के साथ। अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। विश्व को पुनः एक बार मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सत्र के प्रारंभ में ही हमने विश्व को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए 7 लक्ष्यों का निर्धारण किया था। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन एवं स्वस्थ धन होने के पश्चात अब हमारा लक्ष्य है स्वस्थ वन। यहाँ वन का अर्थ सामान्य से पेड़ पौधे या जंगल से नहीं है, यहाँ वन का अर्थ पर्यावरण से है और संतुलित पर्यावरण ही स्वस्थ वन कहलाता है। पर्यावरण भौतिक, जैविक एवं रासायनिक घटकों से मिलकर बनता है और इन सभी तत्वों का निश्चित एवं नियंत्रित अनुपात होना ही संतुलित पर्यावरण है। और इन सभी तत्वों के केंद्र में मानव है। पर्यावरण के संतुलन में मानव महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। किंतु आज इस 21वीं सदी में आधुनिक दौर के चलते मनुष्य ने अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के चलते हमारा अपना पर्यावरण अस्वस्थ कर दिया है, वह असंतुलित हो गया है। पर्यावरण के असंतुलन के कारणों के बारे में हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और योजनाएं भी बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पर्यावरण की अस्वस्थता के लिए मानव प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हम महानगरों में बसना चाहते हैं और इसी नगरीकरण के चलते हमने वनों की अंधाधुंध कटाई कर दी है। आज यातायात के साधन बढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन हो रहा है। यंत्र निर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए हम औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसके चलते प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लेशन जैसी महान भयंकर समस्याएं विश्व के ऊपर मंडरा रही है। इन्हें नियंत्रित करना आज असंभव सा लगता है, क्योंकि हमने इसे विकास मान लिया है, जबकि यह विकास नहीं विनाश है। विनाश। कैसा विनाश? विकास और विनाश, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम सबकी मान्यता है कि जिस देश में जितनी अधिक यंत्र सामग्री है या न्यूक्लियर रासायनिक तत्व है, वो उतना ही शक्तिशाली एवं समृद्ध है। किंतु यह न्यूक्लियर रासायनिक तत्व प्राकृतिक आपदाएं लाते हैं। तो आप ही बताइए, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसे कैसे रोका जा सकता है? इसके क्या उपाय हैं? जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी। हमें वैयक्तिक स्तर पर, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर भी सिद्धांतों का निर्धारण करना होगा। वैश्विक स्तर पर हमें एकत्रित होकर विश्व की समस्याओं का हल करना होगा। अभी जैसे दीदी जी ने कहा था कि हमें श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, जो प्राकृतिक, संयमित एवं हितकारी है।
हमें अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन वायु आदि। अपने जीवन में हम सभी को कम से कम 2 पौधे तो ज़रूर लगाना चाहिए, और केवल लगाकर उन्हें छोड़ना नहीं है, तो उनकी विधिवत देखभाल एवं संरक्षण भी करना है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। वैश्विक पर्यावरण संगठन द्वारा जो 5R सिद्धांत का निर्धारण किया गया था, उसे हमें अमल में लाना होगा, जिसमें 8 सिद्धांत बताए गए थे: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। अर्थात आवश्यकता के अनुरूप ही प्रयोग करें, अपव्यय से बचे, और जो पदार्थ हमारी प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं उनका हमें उपयोग नहीं करना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हम हमारे पर्यावरण को अपना समझें, उसे अपनेपन से संवारें, संजोएं तथा सुरक्षित रखें। हमें पर्यावरण का स्वामी नहीं बनना है, उसका हितैषी बनकर रहना है। प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। अब केवल चर्चा नहीं, हमें कदम उठाने होंगे। पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए हमें संजीदा होना होगा। वन की सुरक्षा के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तभी स्वस्थ वन की संकल्पना पूर्ण हो पाएंगी। विश्व को बचाना हो तो हमारी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। गांव की जनता की तरह हमें पर्यावरण का मित्र बनकर रहना होगा। गुरुजी ने भी कहा है, वन से सिंह, सिंह से वन बचा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, चांद पर दुनिया बसाने से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। पृथ्वी तो प्रदूषित हो ही रही है, हम अन्य ग्रहों को प्रदूषित ना करें। चांद पर दूसरी दुनिया बसाने की बजाय जो दुनिया हमें मिली है, उस दुनिया की प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करें। प्रकृति है जीवन का मूल, सबसे निवेदन है कार्य करो उसके अनुकूल। अब चर्चा का विषय है स्वस्थ वतन, तो आइए इसके लिए चलते हैं पुनः हम ज्योति दीदी के पास। स्वस्थ वतन या राष्ट्र को समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र कहते किसे हैं। दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या किसी नक्शे पर दर्शाए गए किसी क्षेत्र या सीमा का नाम राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं। भौतिक सीमाएं राष्ट्र का निर्माण नहीं करती। राष्ट्र का निर्माण होता है वहाँ के रहने वाले लोगों से, उनके आचार विचार से, उनकी संस्कृति से। ये तो हुई वतन की बात, लेकिन दीदी स्वस्थ वतन क्या है? स्वस्थ वतन से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र से है जहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय की, विचार करने की, धर्म करने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। वहाँ रहने वाले लोगों को प्रतिष्ठा और अवसरों को प्राप्त करने की समानता हो, एकता और अखंडता का वास हो, और एक देश अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए दूसरे देश की स्वतंत्रता का हनन ना करे। ये गुण ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वतन की स्वस्थता को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए आवश्यक है कि उस राज्य की या उस राष्ट्र की प्रजा का पालन वहाँ का शासक संतान की तरह करे, और प्रजा का भी कर्तव्य है कि वह वहाँ की नियमावली, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसका अक्षरशः पालन अपना परम कर्तव्य समझकर करे। राष्ट्र की राष्ट्रीयता ही सर्वोपरि होना चाहिए। आपने ठीक कहा। देश की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए हर नागरिक को आगे आना चाहिए और ये सोच कर के जीवन जीना चाहिए कि मैं रहूं या न रहूं, मेरा वतन रहना चाहिए। जी हाँ, देश प्रेम की ये भावनाएं ही स्वस्थ वतन का निर्माण करती हैं। आज यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन सही दिशा में करे, सही तरीके से करे, अधिकारों की मांग न करे,
तो यह वतन, यह राष्ट्र स्वस्थ बन सकता है। आज यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन, कर्तव्य जैसे वह राष्ट्र की राष्ट्रीयता का सम्मान करे, देश की संस्कृति का सम्मान करे, राष्ट्रभाषा का संरक्षण करे, उसे बढ़ावा दे, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे, उसका आदर और सम्मान करे, स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक उपलब्ध कराने का प्रयास करे और हमारे प्राचीन साहित्य और परंपराओं का सम्मान करे, तो ही हमारा देश या राष्ट्र स्वस्थ बन सकता है। और वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है की संकल्पना पूर्ण हो सकेगी और यह वतन स्वस्थ, यह राष्ट्र स्वस्थ बन सकेगा। धन्यवाद। स्वस्थ तन से स्वस्थ वतन तक की यात्रा के उपरांत अब क्रम है स्वस्थ चेतन का। बाहर से अपने आप को समेटकर आइए प्रयास करें अपने आप को जानने का, समझने का। एकांत में मौन होकर के प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। मैंने प्रश्न किया, मुझे उत्तर मिला मैं प्रीति जैन हूँ। फिर पुनः प्रश्न करें, यदि मैं प्रीति हूँ तो मृत्यु के उपरांत वह कौन है जिसके अलग होते ही प्रीति का अस्तित्व केवल मृत शरीर तक सीमित रह जाता है। अतः मुझ में प्रीति के अलावा कुछ और भी है। वह कुछ और नहीं, आत्मा है और चेतना आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा अपनी चेतना के उत्कर्ष को प्राप्त कर लेती है उसे स्वस्थ चेतन कहते हैं। चेतन को पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए विश्व में अनेक धर्म हैं। उन्होंने अलग अलग रास्ते बताए हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है, चेतना का परिमार्जन। आज विश्व में मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो अपनी बुद्धि के द्वारा सत्कर्म और दुष्कर्म के बीच में भेद कर सकता है और सत्कर्मों द्वारा वह अपनी चेतना का परिमार्जन भी कर सकता है। सभी से मित्रता रखना, बड़ों की विनय करना, हर्ष विषाद में समता रखना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता रखना, ये सभी सत्कर्म है जिससे हमारी आत्मा परिमार्जित होती है। इसी प्रकार चोरी करना, झूठ बोलना, अभिमान करना, छल कपट करना, धोखा देना, ये सभी दुष्कर्म है। इससे हमारी आत्मा मलिन होती है, पतित होती है। अतः आज मैं अंत में सभी से यही कहना चाहूँगी कि दुष्कर्मों का त्याग कर सत्कर्मों को अपनाकर हम अपने चेतन को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। आज मैं प्रतिभा स्थली की ओर से सभी को साधुवाद देती हूँ कि विश्व धर्म परिषद के इस मंच के माध्यम से आप सभी हमसे जुड़े। परिषद ने इस चर्चा के लिए अवसर प्रदान किया, अतः वे भी साधुवाद के पात्र हैं। इस चर्चा के माध्यम से आप सभी स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन और स्वस्थ चेतन की परिकल्पना को समझ चुके होंगे। आप सभी इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में अपनाएंगे और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए शीघ्रता से प्रयास करेंगे ताकि विश्व के सभी प्राणी खुशहाल हो सके। जय भारत। जय भारत, जय जिनेंद्र।